नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम 24 सितंबर 2025 की कुछ बेहद जरूरी समसामयिक घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। ये इस तारीख का भाग 1 है। जी, और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी ये चर्चा खास तौर पर उन साथियों के लिए है जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय दोहराए जाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आज जिन विषयों पर हम बात करें उनमें से कुछ पर पहले चर्चा हुई हो, तो अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा रिवीजन हो सकता है। सही कहा। तो आज हम कहाँ गोता लगाने वाले हैं। देखिए, पर्यावरण और वन्य जीवों से जुड़ी कुछ नई बातें हैं, फिर कुछ सरकारी पहलें हैं, अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मामले और थोड़ा इतिहास भी है। काफी कुछ है। हमारा मकसद हमेशा की तरह यही है कि इन सारी खबरों से वो जानकारी निकालें जो परीक्षा के लिए काम की हो, मतलब तथ्यों और विश्लेषण को समझने में मदद मिले। बिल्कुल। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की पहली अहम खबर से। ये आई है पश्चिमी घाट से। अच्छा। हाँ, वहां शोधकर्ताओं ने एक बिल्कुल नई पौधे की प्रजाति खोजी है। नाम है इम्पेशंस सेल्वासिंघी। इम्पेशंस सेल्वासिंघी। हाँ, ये खबर मैंने भी देखी। ये कर्नाटक के कुद्रेमुख रेंज में करीब 1630 मीटर की ऊंचाई पर मिली है। अच्छा। हाँ, ये एक फूल वाला पौधा है और इसका नाम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर जी सेल्वासिंह के नाम पर रखा गया है, उनके सम्मान में। दिलचस्प। पर इसकी ऐसी क्या खास बात है? मतलब ये दूसरी इम्पेशंस प्रजातियों से अलग कैसे है? देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि ये पश्चिमी घाट में जो बालसम पौधे मिलते हैं ना, उनमें ये सबसे छोटे फूलों वाला है। सबसे छोटे फूल? हाँ, फूल असाधारण रूप से छोटे हैं और इसकी जो पंखुड़ियां हैं उनका आकार भी बहुत विशिष्ट है। मतलब वो प्रोमिनेंटली लोब्ड विंग पेटल्स हैं, कह सकते हैं कि थोड़ी उभरी हुई या खंडित सी। और शायद इसी वजह से जो छोटे कीड़े होते हैं वो परागण के लिए इस पर निर्भर करते हैं। अच्छा। और अगर हम इम्पेशंस जीनस की बात करें तो भारत में इसकी 280 से ज्यादा प्रजातियां हैं। 280 से ज्यादा? हाँ, और ये ज्यादातर आपको पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में मिलेंगी। हाँ। अकेले पश्चिमी घाट में ही करीब 130 प्रजातियां हैं जो स्थानिक हैं, मतलब एंडेमिक। एंडेमिक यानी सिर्फ वहीं मिलती हैं? बिल्कुल, दुनिया में और कहीं नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से करीब 80% प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा है, एंडेंजर्ड है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो ये खोज सिर्फ एक नई प्रजाति नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की जैव विविधता और उसके संरक्षण की तरफ भी ध्यान खींचती है। निश्चित रूप से यूपीएससी के पर्यावरण खंड के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, जैव विविधता की बात चली रही है तो एक और खबर लेते हैं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी। बताइए। राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, RVTR, वहां पहली बार फिशिंग कैट कैमरे में कैद हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है उस रिजर्व के लिए। RVTR में फिशिंग कैट का दिखना वाकई महत्वपूर्ण है। हाँ। ये उसके वास क्षेत्र के विस्तार का संकेत हो सकता है। फिशिंग कैट वैज्ञानिक नाम है प्रायोनाइलोरिस विविरिनिस। ये एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है। अच्छा। भारत में देखें तो मुख्य रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। फिशिंग कैट, नाम से ही लगता है मछली से कुछ कनेक्शन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये किस राज्य का राज्य पक्षी है पता है? पश्चिम बंगाल। एकदम सही, ये पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी है और जैसा नाम से जाहिर है ये दलदली जमीन, मैंग्रोव, नदियों, झीलों के पास रहती है और बहुत अच्छी तैराक होती है। मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता भी लगा लेती है। शरीर गठीला, पैर थोड़े छोटे, पूंछ भी छोटी होती है, रंग भूरा स्लेटी सा जिस पर गहरे धब्बे और धारियां होती हैं। और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? हाँ, ये जरूरी है। IUCN रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, तो मतलब इस पर भी खतरा है। एक और प्रजाति जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ी एक और वैश्विक पहल की बात करते हैं। जी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी। सुनने में आया है कि ब्राजील इसमें निवेश की घोषणा करने वाला पहला देश बनेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं कि नई किस्म की पहल है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी या TFFF, ये एक तरह का परमानेंट ग्लोबल फंड है। परमानेंट फंड? हाँ, स्थायी कोष। इसका मकसद है दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय जंगलों, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए लंबे समय तक वित्तीय सहायता देना।
ये ब्राजील सरकार की अगुवाई वाली पहल है और इसका आइडिया पहली बार COP28 में आया था 2023 में। अच्छा, तो ये फंड काम कैसे करेगा? इसका लक्ष्य क्या है और पैसा कहाँ से आएगा इसमें? लक्ष्य तो काफी बड़ा है। पब्लिक और प्राइवेट स्रोतों से कुल मिलाकर 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना। 125 बिलियन डॉलर? हाँ, और इसका तरीका भी अलग है। ये पैसा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश किया जाएगा ताकि उस पर रिटर्न मिल सके, मतलब पूंजी की लागत से ज्यादा। फिर उस रिटर्न का इस्तेमाल उन देशों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जहां उष्णकटिबंधीय जंगल है, और पेमेंट का आधार होगा उनके पास कितने हेक्टेयर जंगल खड़े हैं, पर हेक्टेयर स्टैंडिंग फॉरेस्ट। अच्छा, मतलब जंगल बचाए रखने के लिए सीधे पैसे? ये तो काफी अलग है। हाँ, ये इसका इनोवेटिव पहलू है। इससे मौजूदा जंगलों की एक तरह से आर्थिक कीमत तय होती है। पैसा आएगा कहाँ से? दो मुख्य स्रोत होंगे। एक तो स्पॉन्सर्स, जैसे उच्च आय वाले देश और दान देने वाली संस्थाएं। ये कुल फंड का करीब 20% देंगे। और बाकी 80%? बाकी 80% आएगा मार्केट इन्वेस्टर्स से, जैसे बड़े संस्थागत निवेशक, सॉवरेन वेल्थ फंड वगैरह। ये बॉन्ड जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए निवेश करेंगे। और इस पूरे फंड का मैनेजमेंट विश्व बैंक जैसा कोई मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक करेगा। वाकई ये तो क्लाइमेट फाइनेंस और वन संरक्षण का एक नया मॉडल लग रहा है। देखना होगा कितना सफल होता है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा भूगोल बदलते हैं, भारत के द्वीपों की ओर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बैरन द्वीप है, हाँ, बैरन आइलैंड, वहां हाल में 8 दिनों के अंदर 2 बार छोटे ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। हाँ, ये खबर आई थी। बैरन द्वीप अंडमान सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। और भूवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये उस जगह है जहां इंडियन टेक्टोनिक प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे जा रही है। सबडक्शन जोन कहते हैं इसे। और ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बल्कि इंडोनेशिया के सुमात्रा से लेकर म्यांमार तक जो पूरी ज्वालामुखियों की चेन है, उसमें भी यही अकेला एक्टिव है। अच्छा। हाँ, ये एक स्ट्रैटोवोल्केनो है, मतलब लावा, चट्टान के टुकड़े, राख, इनकी परतें जम कर जो कोनिकल शेप का ज्वालामुखी बनता है, वैसा। यहाँ इंसान नहीं रहते, बस कुछ बकरियां, पक्षी, चमगादड़, चूहे वगैरह हैं जो किसी तरह वहाँ जी रहे हैं। पिछला बड़ा विस्फोट कब हुआ था? पिछला जो सिग्निफिकेंट इरप्शन था वो 2017 में हुआ था। ये अभी वाले छोटे थे। समझ गया, प्रकृति की शक्ति का एक नमूना। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने में कैसे मदद कर रहे हैं। दिल्ली सरकार एक खास तरह की कोटिंग पर स्टडी कर रही है, जिसे स्मॉग खाने वाली फोटोकैटालिटिक कोटिंग कह रहे हैं। हाँ, ये फोटोकैटालिटिक कोटिंग्स आजकल काफी चर्चा में है। ये बेसिकली डिजाइन की गई हैं हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स यानी VOCs। अच्छा। यही गैसेस स्मॉग बनाने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। इन कोटिंग्स में आमतौर पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 इस्तेमाल होता है, क्योंकि सस्ता है, स्टेबल है और इसे लगाना भी आसान है। ये काम कैसे करती है? ये फोटोकैटालिसिस क्या चीज है? देखिए, फोटोकैटालिसिस एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी या कोई और लाइट इस TiO2 कोटिंग पर पड़ती है, तो ये TiO2 एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके हवा में जो हानिकारक प्रदूषक हैं, उनको तोड़ देता है और उन्हें कम हानिकारक या हानिरहित चीजों में बदल देता है, जैसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह ये हवा को साफ करने में मदद करती है। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, TiO2 बेस्ड बिल्डिंग मटेरियल पर काफी रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि ये गैसीय प्रदूषण कम करने और पर्यावरण साफ रखने में उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में धूल मिट्टी बहुत होती है, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा इस पर? बिल्कुल पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती है। धूल जमने से इसकी सतह ब्लॉक हो सकती है और इसकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। इसलिए नियमित सफाई और रखरखाव जरूरी होगा। लागत भी एक मुद्दा है, इसीलिए दिल्ली सरकार पहले स्टडी कर रही है इसकी व्यावहारिकता जांचने के लिए। सही बात है। और स्मॉग, वो तो हम जानते ही हैं, धुएं और कोहरे का मिक्सचर। हाँ, 2 मेन टाइप होते हैं। एक सल्फ्यूरस स्मॉग जो कोयला वगैरह जलाने से होता है, दूसरा फोटोकेमिकल स्मॉग
जो गाड़ियों के धुएं और धूप की रिएक्शन से शहरों में बनता है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये तकनीक कारगर साबित हो। अब कुछ सरकारी योजनाओं और पहलों की बात करते हैं। जी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने यूएन इंडिया के साथ मिलकर आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 2 नई पहल शुरू की हैं। हाँ। एक है आदि युवा फेलोशिप और दूसरी है आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम। जी, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने और आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं की पहुंच बेहतर करने के लिए हैं। जो आदि युवा फेलोशिप है, उसे यूएन इंडिया का भी सपोर्ट है। ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा खास? इसमें जो चुने हुए आदिवासी युवा होंगे, उन्हें 12 महीने की पेड फेलोशिप मिलेगी। इसमें उनको ट्रेनिंग मिलेगी, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा और अपने काम पर सोचने समझने का मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। अच्छा। उन्हें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा और यूएन और दूसरे अच्छे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मिलेगा। और इसे PMKVY 4.0, नैप्स, PM विकसित भारत रोजगार योजना जैसी सरकारी स्कीमों से भी जोड़ा जाएगा। बढ़िया। चयन कैसे होगा? चयन एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से होगा और फिर उन्हें नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूएन एजेंसीज के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। और दूसरा कार्यक्रम आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक? हाँ, उसे UNFPA का समर्थन है। इसका मकसद है आदिवासी युवाओं को जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले एजेंट के तौर पर तैयार करना, ताकि सरकारी सेवाएं लास्ट माइल तक पहुंचे। अभी शुरुआत में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 13 जिलों के 82 ब्लॉक में 82 यूएन कम्युनिटी वॉलंटियर्स को आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों के रूप में तैनात किया गया है। अच्छा। ये 2 महीने पर गांव में जाकर ग्राम विजन 2030 प्लान बनाने में मदद करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को योजनाओं से जोड़ने में सहायता करेंगे। और नोडल मंत्रालय तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय ही है। ये दोनों ही पहल आदिवासी युवाओं के विकास के लिए काफी अच्छी लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पारादीप बंदरगाह हाँ। हाल में खबरों में था, दुखद वजह से। हाँ। लेकिन एक पोर्ट के तौर पर इसकी अहमियत क्या है? पारादीप पोर्ट भारत के मेजर पोर्ट्स में से एक है और उड़ीसा का तो ये एकमात्र मेजर पोर्ट है। एकमात्र? हाँ। अच्छा। हाँ, इसकी लोकेशन बंगाल की खाड़ी पर है, महानदी नदी के डेल्टा पर, कोलकाता से करीब 210 नॉटिकल मील दक्षिण में और विशाखापट्टनम से 260 नॉटिकल मील उत्तर में। काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है। ये किन राज्यों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है? इसका हिंटरलैंड कितना बड़ा है? इसका हिंटरलैंड बहुत बड़ा है। ओडिशा तो है ही, साथ में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों के कार्गो को ये सर्विस देता है। बाप रे, काफी बड़ा इलाका कवर करता है। हाँ, ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत एक ऑटोनमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर काम करती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि यहाँ समुद्र तल की मिट्टी नरम है। अच्छा। उसका क्या फायदा? फायदा ये कि चैनल को जरूरत के हिसाब से और गहरा करना आसान होता है, ड्रेजिंग आसान होती है। समझ गया। और क्षमता कैसी है इसकी? अभी वहाँ 16 बर्थ हैं, 3 सिंगल पॉइंट मोरिंग, SPM है, एक रो जेटी है। चैनल की गहराई भी काफी अच्छी है, 17.1 मीटर्स, तो बड़े जहाज आ सकते हैं। यहाँ क्रूड ऑयल, आयरन ऑर, थर्मल कोल, फर्टिलाइजर, स्टील प्रोडक्ट्स, बहुत तरह का कार्गो हैंडल होता है। और हाल ही में इसने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। 2024-25 में 150.41 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। 150 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा? हाँ, और इसी के साथ ये 150 MMT क्लब में शामिल हो गया और भारत के मेजर पोर्ट्स में कार्गो हैंडलिंग में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखी। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है जी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में लीड्स 2025 लॉन्च किया है। ये लीड्स क्या चीज है? लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये एक तरह की इंडेक्स या रैंकिंग है। अच्छा, रैंकिंग। हाँ, जो भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स मतलब सामान की आवाजाही और उससे जुड़ी सुविधाओं की क्या स्थिति है उसको मापता है और उनकी तुलना करता है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। ये काफी कुछ वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, LPI, उसी की तर्ज पर है। इसे बनाता है DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। तो लीड्स 2025 में किन बातों पर फोकस है? इसमें 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स जो डेटा पर आधारित होते हैं, जैसे नियम कानून कितने मददगार हैं, संस्थागत सपोर्ट कैसा है वगैरह।
दूसरे होते हैं परसेप्शन इंडिकेटर्स। परसेप्शन मतलब लोगों की राय। हाँ, जो इस सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर, एक्सपोर्टर, उनकी राय ली जाती है। इसमें लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं, ऑपरेशनल और रेगुलेटरी माहौल कैसा है, ये सब आता है। और इस बार एक नई चीज जोड़ी है, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स यानी पर्यावरण के अनुकूल। बिल्कुल। राज्यों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कैटेगरीज में बांटा जाता है। अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायर्स। अच्छा। लीड्स 2025 में 2 और खास बातें हैं। पहली, देश के 5 या 7 मुख्य लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर ट्रैवल टाइम, ट्रक की स्पीड, वेटिंग पीरियड का मूल्यांकन होगा। दूसरी, मुख्य सड़कों पर अलग-अलग सेक्शन में स्पीड का API इनेबल्ड मूल्यांकन होगा। कुल मिलाकर मकसद है भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पर कम्पेटिटिव और फ्यूचर रेडी बनाना। ये तो व्यापार सुगमता के लिए बहुत जरूरी कदम लगता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के 3 देश हैं, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, जहां सेना का शासन है। हाँ, साहिल क्षेत्र के देश। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC से हटने की घोषणा की है। ये ICC क्या है? ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है। इसकी स्थापना रोम संविधि, रोम स्टैट्यूट नाम के एक समझौते से हुई थी। ये समझौता 1998 में अपनाया गया और 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग शहर में है। हेग में तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ भी है, तो ये ICC उससे कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। देखिए, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो देशों के बीच के विवादों को सुनता है। अच्छा, देशों के बीच। हाँ, जबकि ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, उन व्यक्तियों पर जिन पर बहुत गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप हों, जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध। समझ गया, ये व्यक्तियों के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसके भी 125 सदस्य देश हैं, पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत, अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसे कई बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं। भारत भी नहीं है? नहीं, भारत सदस्य नहीं है। इसका खर्च सदस्य देशों के योगदान और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से चलता है। इसमें 18 जज होते हैं, अलग-अलग सदस्य देशों से 9 साल के लिए चुने जाते हैं और दोबारा नहीं चुने जा सकते। इसका अधिकार क्षेत्र कब लागू होता है? ICC तभी किसी मामले में कार्रवाई कर सकता है जब या तो अपराध उस देश में हुआ हो जो रोम संविधि का सदस्य है, या अपराधी उस देश का नागरिक हो जो सदस्य है। और एक और शर्त है कि उस देश की अपनी अदालतें उस मामले की जांच या सुनवाई करने में असमर्थ हों या इच्छुक ना हो। मतलब ये कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसा है। और हाँ, ये सिर्फ 1 जुलाई 2002 के बाद हुए अपराधों पर ही कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये अंतर समझना जरूरी था, शुक्रिया जी। चलिए आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी एक खबर। बताइए क्या है? तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले में एक गांव है किलमांडी। वहां एक सार्कोफागस मिला है, मतलब टेराकोटा का बना ताबूत। सार्कोफागस? अच्छा। हाँ। और इसकी जो पहली वैज्ञानिक डेटिंग हुई है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि शायद तमिलनाडु का उत्तर भारत से लेट हड़प्पा सभ्यता के समय में व्यापारिक संपर्क रहा हो। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खोज हो सकती है अगर ये साबित हो जाए। पहले ये समझते हैं कि सार्कोफेगस होता क्या है। हाँ, बताइए। सार्कोफेगस बेसिकली एक ताबूत होता है, या फिर ताबूत रखने के लिए बना एक बाहरी कंटेनर। प्राचीन काल में खासकर मिस्र, रोम, ग्रीस में जो शासक होते थे या अमीर लोग होते थे, उनको दफनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। इन्हें अक्सर जमीन के ऊपर डिस्प्ले के लिए रखा जाता था, लेकिन कभी कभी मकबरों या कब्रगाहों के अंदर भी रखते थे। ये सार्कोफेगस शब्द का मतलब क्या है? ये शब्द असल में प्राचीन ग्रीक भाषा से आया है। सार्क्स मतलब मांस और फेजीन मतलब खाना, तो शाब्दिक अर्थ हुआ मांस खाने वाला। मांस खाने वाला, अजीब है। हाँ, कहा जाता है कि ये नाम एक खास तरह के चूना पत्थर की वजह से पड़ा था। पुरानी मान्यता थी कि उस पत्थर में रखे शव जल्दी गल जाते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, सबसे पहले इसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र और ग्रीस में हुआ, फिर धीरे धीरे पूरी प्राचीन दुनिया में ये पॉपुलर हो गया। सबसे पुराने पत्थर के सार्कोफेगस मिस्र के तीसरे राजवंश के समय के मिलते हैं, मतलब करीब 2600 ईसा पूर्व। ये आमतौर पर पत्थर के बनते थे, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर
और उनपे बहुत ललित नक्काशी, चित्र, लिखावट होती थी। अक्सर मरने वाले का नाम वगैरह लिखा होता था। तो ये इतिहासकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते होंगे। बिल्कुल। इनसे उस जमाने के समाज, उनकी कला, संस्कृति, उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। शायद सबसे फेमस उदाहरण राजा तूतनखामुन का सोने का सार्कोफेगस है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। तो किल्मांडी में जो ये टेराकोटा सार्कोफेगस मिला है, अगर इसकी डेटिंग वाकई इसे लेट हड़प्पा काल से जोड़ती है, तो ये तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास और उत्तर भारत के साथ उसके संबंधों पर नई रोशनी डाल सकता है। वाकई अगर ये लिंक साबित होता है तो ये दक्षिण के लौह युग और उत्तर की कांस्य युग सभ्यता के बीच के कनेक्शन की हमारी समझ को काफी बदल सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। तो ये थी 24 सितंबर 2025 भाग 1 की कुछ अहम समसामयिक घटनाओं पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। जी। वन्यजीव, सरकारी योजनाएं, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून से लेकर प्राचीन इतिहास तक कई जरूरी पहलुओं को छुआ। हाँ, और आज की चर्चा से एक चीज जो मुझे खास तौर पर महसूस हुई, वो ये कि कैसे स्थानीय स्तर की चीजें, चाहे वो एक नया पौधा हो या हजारों साल पुराना ताबूत, राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों से जुड़ी होती हैं। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब कैसे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। खासकर हमारे देश के लिए ये इंटरकनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से सभी साथियों को, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।